Hello student, this is Prakash sir. In this video, we will discuss climate change and factor influencing climate change. That means these all factor which are influencing climate change like greenhouse gases, deforestation, land use change, energy uses or vehicular uses. So let's start. क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है, देखिए अगर इसका हम हिंदी में निकालें तो वो होता है जलवायु परिवर्तन। दैट मीन के क्लाइमेट में चेंज होना। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरिया जहां पे पहले जो रेनफॉल था वो हैवी रेनफॉल था, बट नाउ अ डेज वहां का जो रेनफॉल है वो कम हो गया है। दैट मीन के जो पहले वहां पे अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती थी तो अब वहां पे 150 सेंटीमीटर बारिश ही रह गई है। या कुछ एरिया जहां पे पहले बहुत ज्यादा सूखा रहता था अब वहां पे रेनफॉल स्टार्ट हो गई है। और आपने एक चीज और महसूस की होगी कि जो टेम्परेचर है वो स्लाइडली इंक्रीज होने लगा है। पहले जो टेम्परेचर था वो 45 या 46 डिग्री तक जाता था, अब टेम्परेचर है वो 52 तक पहुंच जाता है कई एरियाज में। तो ये क्या है, ये जो भी डिफरेंस हैं ये ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के थ्रू ही हुए हैं। तो इसके कुछ फैक्टर हैं जो इस क्लाइमेट चेंज को जो इस क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं क्लाइमेट चेंज पे। एज द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज विद ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ इंक्रीज होता है। इट्स क्लाइमेट हैज ऑल्सो अंडरगोज ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बदलाव। दैट मीन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स। अब यहाँ पे ड्रॉट्स का मतलब होता है कि सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस ड्रास्टिक चेंज में क्या क्या होता है कि जो वेदर कंडीशन हो गई वो एक्सट्रीम हो गई है, मतलब बद से बदतर हो गई। जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है तो कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। देन पावरफुल हरिकेन हैव बीन ऑल्सो ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। कहीं पे बहुत ज्यादा हरिकेन मीन्स तूफान आते हैं या चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स भी आते हैं। द इंक्रीज पोर्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर लीड टू अ वेरिएबल चेंजेस इन द क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब किसके थ्रू हुआ है, ये सब हुआ है कि एटमोस्फियर में ग्रीन हाउस गैसेस का पोर्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस करती क्या है कि जो भी सोलर रेडिएशन आता है अर्थ सरफेस को उसको एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ सरफेस को हीट करती हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट को भी हीट करती हैं, ठीक है। देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट WHO, उसी इसका शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है WHO। उसने एक एस्टिमेट डेथ निकाला है, डेथ का एक एस्टिमेशन निकाला है सिंस 1950 के, मतलब 1950 से अब तक जो है वो 1,60,000 डेथ्स हो चुकी हैं। किसके थ्रू, डायरेक्ट क्लाइमेट चेंजेस के थ्रू। मीन्स इन पे क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट पड़ा है। देन have been directly caused by climate change, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। Climate change also has an adverse effect on health, agriculture and water resource। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन की हेल्थ पे तो करता ही है एडवर्स इफेक्ट, साथ ही एग्रीकल्चर पे भी और वाटर रिसोर्स पे भी। दैट मीन कि वो लैंड जहाँ पे पहले वाटर ज्यादा रहता था अर्थ वाटर, अब वहां पे आप देखते हो कि ज्यादा वाटर नहीं बचा है। आपने देखा है कि बहुत सारी नदियां भी अब मोस्ट ऑफ सूखने लगी हैं, ड्राई एरिया में ड्राई सेशन में वो सूखने लगी हैं बहुत ज्यादा। वहां पे जो वाटर फ्लो है बिल्कुल नैरो चैनल के थ्रू ही फ्लो होता है। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा है कि कई बार बारिश ही नहीं होती है प्रॉपर, तो जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर गेन नहीं हो पाती हैं।
देन आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब वो फैक्टर जो क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। द इम्पोर्टेंस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज आर, जिसमें से फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस, देन है डिफॉरेस्टेशन, देन है लैंड यूज चेंज, एनर्जी यूजेस एंड व्हीकुलर यूजेस। तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, फ्लोरीन हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो ये सारे क्या हैं, ये वो गैसेस हैं जो कि क्या कहते हैं कि जो इंसोलेशन आता है सन का, जो भी सन से रेडिएशन रेज आती हैं वो क्या कहते हैं अर्थ सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस जाने की कोशिश करती हैं, बट एनवायरनमेंट में इन गैसेस की प्रेजेंस होने से ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और क्या करती हैं अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। तो ये जो प्रोसेस थी वो ग्रीन हाउस प्रोसेस थी। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लीड टू एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो एनवायरनमेंट में ज्यादा कैसे आती हैं, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आती हैं। देन द ग्रीन हाउस गैस आर कंसिडर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यही वो गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा कंसिडरेबल हैं। द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट मेक द अर्थ एटमॉस्फेयर हॉटर, ये क्या करती हैं अर्थ के सरफेस को गर्म करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेबल। देन इट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, मतलब होता क्या है कि जो भी 70% जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का विंटेज है वो सबसे ज्यादा है इन ग्रीन हाउस गैसेस में या ग्रीन हाउस फ्लोरीन गैसेस में, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से ये ओरिजिनेट होती है, डिफॉरेस्टेशन से, डिके ऑफ बायोमास, बायोमास से, एग्रीकल्चर से भी ग्रीन हाउस गैसेस इंड्यूस्ड होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 1.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा, दैट मीन कि जो इंडिया का विंटेज है वो 1.2 टन है, जो कि हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम दैट मीन ब्रिटेन और जापान की कंपैरिजन में काफी कम है। द एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंडिया, तो जो एनर्जी सेक्टर है वर्ल्ड का वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर है, नॉट ओनली ओवर द वर्ल्ड, इट्स ओनली इन इंडिया। अब एनर्जी सेक्टर कैसे हुआ ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एनर्जी जहां भी इंड्यूस्ड होती हैं, जो भी पावर प्लांट होते हैं वहां पे कोल की बर्निंग की जाती है पावर को जनरेट करने के लिए। पावर तभी जनरेट हो सकती है जब प्रॉपर कैपेसिटी में हीट इंड्यूस्ड की गई हो। तो हीट को इंड्यूस्ड करने के लिए क्या होगा, या तो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाएगा, कोल को जलाया जाएगा, लकड़ियों को बर्न किया जाएगा, है ना, तो इन्हीं से तो होगा। तो इनके जलने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज होती हैं। वो गैस कौन सी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, सल्फर के ऑक्साइड भी रहते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगी जो भी ये हीट है और अर्थ के सरफेस को गर्म करेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन कम टू सेकंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, दैट मीन के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता ही है कि जो प्लांट रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये एक साइक्लिक चेन होती है जिससे कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है वो रेगुलेट होती रहती है, दैट मीन मेंटेन होती रहती है, बैलेंस होती है। अब होगा क्या कि डिफॉरेस्टेशन होगा। अब डिफॉरेस्टेशन कब होगा, जब पावर प्लांट लगाने होंगे या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा या अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, तो लैंड तो होता नहीं है इतना, तो वो क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया रहता है उसको कट करके वो लैंड यूज करते हैं एज अ एग्रीकल्चर
एज अ अर्बनाइजेशन, एज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे क्या रहता है, जो बैलेंस होता है, जो साइक्लिक चेन होती है नेचुरल, वो डिस्टर्ब होती है। तो जो नेचुरल साइक्लिक चेन डिस्टर्ब होती है तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का विंटेज बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का विंटेज बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, कंडेंसेशन की प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉपर जो बारिश होनी थी वो प्रॉपर बारिश नहीं होगी और टेम्परेचर अर्थ का धीमे धीमे इंक्रीज होता जाएगा। चलिए इसके अंदर देखते हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू encroachment, land use changes and economic development activities such as construction of road, कैनल एंड पावर स्टेशन, जो कि मैंने आपको बताया है कि कई बार रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी, पावर स्टेशन के लिए भी। Then forest are the major source of carbon absorption and the hot spot of biodiversity। यहाँ पे बताया भी गया है कि जो फॉरेस्ट हैं वो मेजर सोर्स हैं किसके, कार्बन एब्जॉर्प्शन के, जो कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। देन द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बायोडाइवर्सिटी, आई थिंक आपको पता नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये रहता है कि एक एरिया जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रहती हैं। अब होगा क्या, जब वो फॉरेस्ट कट होंगे तो वो स्पीसीज क्या रहेगा, उनके जो रहने का प्लेस है वो खत्म होगा। जब वो खत्म होगा तो वो यहाँ वहां जाएंगे। कई बार ह्यूमन एरिया में आ जाती हैं कई स्पीसीज, आपने देखा होगा, या वो डायरेक्टली उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण भी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और स्पीसीज इंडेंजर कैटेगरी में आ जाती हैं। दे एक्ट एज द बैकबोन ऑफ एनी एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ये जो रहती हैं कौन, बायोडाइवर्सिटी हुआ और फॉरेस्ट का जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस हुई या डायरेक्ट फॉरेस्ट हुए, ये किसके हैं, इकोसिस्टम के बैकबोन हैं। It is estimated that 77 to 68% of the forest area in India are likely to experience as a shift in forest type। जो कि मतलब इंडिया में हम देखा जाए तो इंडिया में एस्टिमेट 77 से 68% ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो हुआ है वो लाइकली अभी शिफ्ट हो गया है फॉरेस्ट टाइप में। देन थर्ड आता है लैंड यूज चेंज। अब यहाँ क्या है, अ ह्यूज पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग डाइवर्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। मतलब फॉरेस्ट लैंड को क्या किया, काट दिया, एज अ नॉन फॉरेस्ट यूज में उसको ले लिया, मतलब समतल कर दिया, प्लान एरिया बना दिया। अ रिलेटिव ग्रोथ इन द लैंड यूज चेंज इज आल्सो विजिबल इन अर्बन एंड रूरल एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हुआ क्या, उन एरिया के थ्रू इनको अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में कन्वर्ट किया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड हैबिटेट इज अनदर मेजर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कई बार होता क्या है कि इनको डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज करने के लिए भी ये फॉरेस्ट को हटाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस करता है। दैट मीन कि जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, तो वहां पे जो स्पीसीज रह रही हैं डिफरेंट टाइप की, वो कहाँ जाएंगी, उनको प्रॉब्लम होगी। वो वन एरिया से लेकर अनदर एरिया में जाएंगी तो उनका जो इकोसिस्टम है वहाँ का वो चेंज होगा, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो चेंज रहेगी। उसमें जब एंटर करेंगी तो उनको प्रॉब्लम जाएगी सर्वाइव करने में, और फाइनली वो क्या होती हैं, इंडेंजर कैटेगरी में आ जाती हैं। देन आता है एनर्जी यूज। द एनर्जी जनरेशन हैज ग्रोन मैनीफोल्ड ड्यू टू द एवर इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी। यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की डिमांड है, इसलिए क्या होता है कि कोल, गैस एंड डीजल बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा, द एनर्जी जनरेशन हैज ग्रोन मॉडिफोल्ड ड्यू टू द एवर इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी। मतलब जो एनर्जी जनरेशन है वो क्यों है इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। आज के टाइम पे आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज नहीं होती, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं, तो कोल, गैस एंड डीजल बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। मतलब इंडिया की अगर बात करें तो कोल, गैस और डीजल यही हैं इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्स। देन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर ऑल्सो ऑन द राइजेस। तो अब जब ये जलेंगे तो इनसे क्या होगा, एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस राइजेस होंगी। इन एडिशन टू दिस द
unorganized sector is also engaged in power generation through low capacity diesel generator set and coal fired generator। अब इसके साथ साथ क्या रहती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं या कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वो भी जैसे कि उनको डीजल जनरेटर बनाना है ना, या डीजल जनरेटर का यूज़ करते हैं और कुछ फायर जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को बर्न करेंगे, जैसे कोल हुआ, गैस हुआ, डीजल हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस को इंड्यूस करने के लिए। देन आता है व्हीकुलर यूजेस। अब व्हीकुलर यूजेस का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा लोकोमोटिव या व्हीकल का आ जाना, ठीक है, अर्बनाइजेशन के थ्रू, कि जब कार के जो आपने देखी है, कार हो, बस हो, ट्रक हो या कोई भी हैवी मशीनरी हो, वो क्या करती है कि जब उसमें पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, जब ये फ्यूल जलते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या निकालते हैं, कुछ गैसेस निकालते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस जब निकलेंगी या इंड्यूस्ड होंगी तो ये कहाँ जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में। आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ में भी आप सुनते होंगे कि दिल्ली में ऑन इवन फार्मूला के थ्रू ही कारों को चलाने की परमिशन दी गई थी। तो वो ऑन इवन फार्मूला का मतलब क्या था, कि मतलब जब कम कार चलेंगी तो हो सकता है कि जो इमिशन हो, मतलब जो इनके कारों के चलने से जो फ्यूल कंज्यूम होता है, उससे जो फॉग निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें जो कार्बन की मात्रा या हाइड्रोजन के सल्फाइड ये रहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, वो कम मात्रा में इंड्यूस्ड होंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मेंटेन किया जा सकता है, तो इसलिए वो वहाँ पे ऑन इवन फार्मूला ऐड किया गया था। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। डेटा रिवील दैट देयर हैव बीन कंसिस्टेंट ग्रोथ इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन। व्हीकल रजिस्ट्रेशन में धीमे धीमे ग्रोथ हुई है, या कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। द एमिशन लोड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। जो एमिशन का लोड है वो डिपेंड करता है कि व्हीकल किस टाइप का है, हैवी व्हीकल मशीन है या लो व्हीकल मशीन है, मतलब लो लोड मशीन है। इन इंडिया वी हैव स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड व्हीकुलर एमिशन। इंडिया में 2 टाइप के व्हीकुलर इमिशन होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड एंड अदर होते हैं नॉन स्टैंडर्ड, विच ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटरी मैकेनिज्म यूज बाय द सिविक एंड लोकल अथॉरिटी इन डिफरेंट एरिया। जो कि क्या कहते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी ऑफ एरिया, मतलब किस एरिया में कैसे यूज हो रहे हैं। देन सम मेट्रोपॉलिटन सिटी हैव स्टैंडर्ड सिमिलर टू द यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड का बताया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया की, उनका जो स्टैंडर्ड है वो किसके सिमिलर है, जो यूरोपियन सिटीज है ना, उनके स्टैंडर्ड के सिमिलर है। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट चेंज का, उसके जो फैक्टर हैं, तो ये आपको मेन जो फैक्टर हैं वो आपको याद करने हैं, जिसमें से फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस, सेकंड है डिफोरेस्टेशन, थर्ड है लैंड यूज चेंज, फोर्थ है एनर्जी यूजेस, फिफ्थ है व्हीकुलर यूजेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड राइट डाउन इट्स इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो then you can easily write down these all change like greenhouse gases, deforestation, land use changes, energy uses and vehicular uses. After that there is a few impact of climate changes which we will cover in next video. So I hope you enjoy this video. Thank you.